हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी गर्ग है। मैं पारस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नरेंद्र कोतवाल, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और अभी पारस हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। वेलकम सर टू द शो। सर का पूरे 26 साल का एक्सपीरियंस है इस एंडोक्राइनोलॉजी के फील्ड में और सर ने देश के जाने माने बेहतरीन हॉस्पिटल्स में काम किया है, जैसे कि AFMC पुणे, कमांड हॉस्पिटल, R&R हॉस्पिटल कोलकाता और सर का DM PGI चंडीगढ़ से है। सर को एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी नवाजा गया है और उसके पहले सर इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और हाल ही में सर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने AVSM से नवाजा गया है। तो सर ने इसके अलावा सर ने देश के 4 प्रेसिडेंट्स का भी ट्रीटमेंट किया है, तो सर उनके फिजिशियन रह चुके हैं। तो आपको अगर सर से मिलना हो तो आप पारस हेल्थ पंचकुला आ सकते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और इस साल वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग। तो हम आज डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर आप हमें बताइए कि 14 नवंबर को ही क्यों डायबिटीज डे मनाया जाता है और ये डायबिटीज एंड वेलबींग इसका क्या मतलब है? जैसे डॉक्टर शिवानी 14 नवंबर क्यों चुना गया, जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग अलॉन्ग विद जॉन मैकलियड 1922 में उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की और डॉक्टर बेंटिंग का जन्मदिन 14 नवंबर को है। तो बेस्ड ऑन दैट आइडिया ऑफ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने ये डिसाइड किया 1991 में कि हमको 14 नवंबर को डायबिटीज डे सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि इस साल का थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग, वेरी अप्रोप्रिएट टर्म कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे डायबिटीज पेशेंट है उनको डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, सो मेनी डिसऑर्डर्स, और अगर हम उनको प्रॉपर केयर दें, ठीक से ट्रीट करें, सो एवरी डायबिटिक पेशेंट can have a normal life. That is why this theme has been chosen this year. Okay sir. So मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्यों डायबिटीज का, जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज एक पैंडेमिक बन चुका है, देश भर में, दुनिया भर में डायबिटीज का रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है उनको डायबिटीज है। सो क्या रीजन है डायबिटीज का इतना बढ़ने का? इससे पहले कि मैं आपको रीजन बताऊं, इसका प्रेवलेंस क्या है इंडिया में, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अभी एक लास्ट ईयर एक स्टडी हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज ने एक स्टडी किया, तो ये पाया गया कि अराउंड 11.4% भारतीयों को 20 साल से ऊपर को डायबिटीज है और 15.4 को प्री डायबिटीज है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। दैट मींस 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज है और 136 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज है। सो वी आर लुकिंग एट ए ह्यूज नंबर। आपका प्रश्न था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डायबिटीज बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत से कारण है। कारण ये है कि हमारा जो रहन सहन है वो चेंज हो गया है, खान पान चेंज हो गया है, लाइफ में स्ट्रेस है। आप देखेंगे कि आज के दौर में हमारे बच्चे, इवन अडल्ट्स भी, उनका वेट बढ़ता जा रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं और एक और कारण है चिंता का कि हम जो प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं उससे भी डायबिटीज का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये, आपने अभी बोला कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या अंतर है, डायबिटीज क्या है और प्री डायबिटीज क्या है? मेरे ख्याल से डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसका डायग्नोसिस बहुत ही सरल है। आपको ब्लड टेस्ट करना है, उसमें अगर हम प्लाज्मा ग्लूकोज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 126 से ऊपर है और अगर हम ओरल ग्लूकोज देते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, किसी को सिम्टम्स हैं जैसे कि, या एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c, जो हमें पिछले 3 महीने का शुगर, कंपोजिट शुगर बताता है। अगर HbA1c 6.5 से ऊपर है तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि इनको डायबिटीज है। लेकिन नॉर्मल ब्लड शुगर जो फास्टिंग है 100 से नीचे है और खाना खाने के बाद वाला 140 से नीचे है और जो HbA1c नॉर्मल है 5.7 से नीचे है। सो अगर फास्टिंग किसी का 140 और 199 है या खाना खाने के बाद वाला 140 to 199 है या HbA1c बिटवीन 5.7 एंड 6.4 है, इनको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि प्री डायबिटीज अल्टीमेटली इनको डायबिटीज होगा। और अनदर इंपॉर्टेंस है कि इस स्टेज पे अगर हम लाइफस्टाइल मेजर्स लें, उनको खान पाने के बारे में बताएं, एक्सरसाइज के बारे में बताएं और वेरियस अदर फैक्टर्स के बारे में बताएं, तो ये प्री डायबिटीज से नॉर्मल हो सकते हैं। सो अगला सवाल मेरा है कि प्री डायबिटीज जैसे हम बात की, तो क्या पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में भी कोई सिम्टम्स दिखाएगा? मींस कैसे वो जाने कि हम प्री डायबिटिक हैं? राइट, प्री डायबिटीज में हो सकता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तब पता चलता है। लेकिन
जब शुगर बॉडी में ज्यादा होता है ये साइलेंटली ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज नहीं है और उनको डैमेज नहीं हो रहा है, उनको भी हार्ट का इश्यू हो सकता है, आंखों में एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जिन लोगों के रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जैसे किसी का वजन बढ़ता जा रहा है, वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, या हम बोलते हैं कि इसको कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण है। ये क्या लक्षण है? अगर हम नकल्स में देखें कोई पिगमेंटेशन है, गर्दन में कोई पिगमेंटेशन है, डबल चिन है किसी को, या यंग गर्ल्स को चेहरे पे हेयर ग्रोथ आ रहा है, या इरेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं, या किसी का बीपी ज्यादा है, लिपिड एबनॉर्मलिटी है, तो इन सब को अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। उससे फिर हमको पता चलेगा कि ये प्री डायबिटीज है या डायबिटिक रेंज में है। तो क्या ये कहना सही होगा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप से भी हम एक एज के बाद हम रेगुलर हेल्थ चेकअप भी हमें करने चाहिए? सही बताया डॉक्टर शिवानी आपने। रेगुलर हेल्थ चेकअप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज सच किसी को अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो 35 इयर्स के बाद तो अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं तो पहले से ही ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। सो यहीं पे मेरा एक दूसरा सवाल है जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है? एक्चुअली आजकल तो डायबिटीज बहुत टाइप्स की आ गई, लेकिन मोटे तौर पर आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 जो हर इंसान को पता होता है। टाइप 1 वो है जनरली बच्चों में देखते हैं, लेकिन अडल्ट्स में भी हो सकता है। इसमें क्या है कि ऑटोइम्यून डैमेज होता है पेनक्रियाज से, और पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जिससे इंसुलिन निकलता है। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो इनको तो इंसुलिन से ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए टाइप 1 को सबको हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 डिफरेंट है। टाइप 2 में क्या है कि इनिशियली ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो ग्लूकोज बॉडी में है ये सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है रेजिस्टेंस के कारण, और जब ये अंदर नहीं जा रहा तो इंसुलिन लेवल्स इनका पेनक्रियाज से ज्यादा निकलते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसुलिन पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब वो इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है और डायबिटीज हो जाती है। सो टाइप 2 में प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टेंस है। टाइप 1 में डेफिशिएंसी है, टाइप 2 में रेजिस्टेंस है। तो इनका ट्रीटमेंट भी सर अलग है? बिल्कुल सही बताया डॉक्टर शिवानी आपने। टाइप 1 तो इंसुलिन देना है क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी है। टाइप 2 में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हमने तोड़ना है। तो रेजिस्टेंस कैसे टूटता है? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। दैट इज व्हाई आप जितने भी आप देखते हैं जहां भी डायबिटीज की चर्चा होती है, सबसे ऊपर है कि आपको एक्सरसाइज करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस करना है, जैसे वॉकिंग करना है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करना है, उससे रेजिस्टेंस टूटता है। स्ट्रेस कम करना है, फिर डाइट का रोल है, और फिर नहीं ठीक होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस हैं जिनका की सेवन करना चाहिए। सो जैसे सब लोग जानते हैं कि टाइप 2 में यूजुअली हम ओरल मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, और टाइप 1 में हमें इंसुलिन देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अभी एक और लोगों में बहुत चल रहा है कि एक्सरसाइज में भी योगा का कोई स्पेशल रोल है डायबिटीज को प्रिवेंट करने में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। योगा का रोल डायबिटीज में बहुत महत्वपूर्ण है। योगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। योगा से क्या है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंट कि योगा जब आप कर रहे हैं कि देयर इज अवेयरनेस, यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। सो जब उस मोमेंट में रहते हैं आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होता है। सो योगा से एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और जैसे मैंने बताया कि जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो योगा से ब्लड शुगर पर काफी स्टडीज हुई हैं जहां पर कि ये पाया गया है कि रेगुलर योगा करने से ब्लड शुगर कम होता है। तो जैसे आपने बोला स्ट्रेस कम करता है योगा, तो इस हिसाब से मेडिटेशन का भी रोल होगा? बिल्कुल मेडिटेशन सही आपने बताया कि जब हम मेडिटेशन का मतलब क्या है कि वी आर इन दिस मोमेंट और हम शांत हैं। जब हम शांत हैं तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम है, हमारा जो कार्टिसोल है वो कम है, और ये सारे जितने हार्मोन्स हैं इनको क्या बोलते हैं कि डायबिटोजेनिक, ये सारे शुगर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सो अभी हमने जैसे बात की मैनेजमेंट की कि एक बार डायबिटीज आपको हो गया उसको हमने कैसे मैनेज करना है, तो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या है? लोगों को बहुत डायबिटीज होने के बाद बहुत स्ट्रेस रहता है कि मुझे डायबिटीज हो गया, अब मैं क्या करूं, इसका कोई इलाज नहीं है, तो उनको लगता है दिस इज एंड ऑफ लाइफ। इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। जब डायबिटीज डायग्नोज होती है तो हमको डायबिटीज
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं आपको ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि डायबिटीज सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं है। टाइप 2 का शुगर कंट्रोल इज वन एस्पेक्ट। इसमें शुगर कंट्रोल करना है, इनको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बीपी कंट्रोल करना है, लिपिड ज्यादा होते हैं, लिपिड्स कंट्रोल करना है, एंड खून की मात्रा ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है, उसके लिए भी हमको मेडिसिन देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइज करने से ये सारे एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। बिसाइड्स एक्सरसाइज वी हैव टू कीप ऑन गिविंग मेडिसिन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। बॉटम लाइन इज कि हमको शुगर को कंट्रोल करना है। और अगर हम शुगर कंट्रोल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, हम क्यों मेडिसिन लें? मेडिसिन आपको इसलिए लेना है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जैसे आइज का प्रॉब्लम होता है जिसको कि रेटिनोपैथी बोलते हैं, या नर्व्स का प्रॉब्लम होता है जैसे पाँव नम हो जाते हैं, गर्मी लगती है, चींटियां चलनी शुरू होती हैं, किडनी इन्वॉल्वमेंट, किडनी से प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाता है, और फिर बीपी भी बढ़ सकता है। और डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल 2 से 4 गुना उनके ज्यादा चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के। सो ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो तो शुगर और अलॉन्ग विद अदर थिंग्स लाइक बीपी, वेट, लिपिड्स, इन सबको कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। सो जैसे आपने बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स का रेट ज़्यादा है डायबिटिक्स में, तो जैसे कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ में हार्ट अटैक का पता ही नहीं चलता। तो कैसे, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स कैसे पहचाने कि इस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ हो सकता है? हार्ट अटैक हम बोलते हैं कि जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जनरली पेन होता है, लेकिन डायबिटीज और एल्डरली एंड स्पेशली लेडीज में ऐसा हो सकता है कि उनको पेन ना हो, क्योंकि मैंने बताया कि नसें सुन्न हो जाती हैं, तो सडनली उनको अटैक हो सकता है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? उनको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, पसीना आ सकता है, या जैसे अब लेटे हुए हैं तो लेट नहीं पा रहे, उनको खड़ा होना पड़ रहा है, तो इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो एनी डायबिटिक पेशेंट को कोई ऐसा कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आए तो उनको शक करना चाहिए कि हो सकता है कि अटैक हो रहा हो, और अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए। सो आजकल जैसे हम सुन रहे हैं कि बच्चों में भी बहुत बढ़ गया है डायबिटीज, क्या कारण है और कौन सा टाइप है जो बच्चों में भी पाया जाता है जो पहले नहीं था, बाद में उनको डेवलप हो गया? आपने सही बताया डॉक्टर शिवानी। बच्चों में भी आजकल आप अपने बच्चों को देखिए, जो स्पेशली इन अर्बन एरियाज, बच्चों का वजन बढ़ रहा है, बच्चे खेलते नहीं है, बट फोन पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम बता रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है कि बच्चों का वेट बढ़ रहा है, दे आर अंडर स्ट्रेस, और डायबिटीज बढ़ रही है। अभी जो मैंने आपको ICMR स्टडी बताया उसमें देखा गया कि 30% से ज्यादा बच्चे सिटीज में उनका वेट ज्यादा है, और जब वेट बढ़ता है 1 kg वेट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ डायबिटीज बाई 2 to 3%। तो किसी का 10% वेट बढ़ा है और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, उनको तो डायबिटीज होगा ही होगा। सो आपकी क्या एडवाइस है देश भर की माओं को कि कैसे अपने बच्चों का डायबिटीज दे कैन प्रिवेंट? यस, मैं देश भर की जितने भी यंग मदर्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि एक तो बच्चों को आप नॉर्मल खाना दीजिएगा। नॉर्मल खाना मींस जो घर में आप बनाते हैं, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा कीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यंग मदर्स फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान देती है। फास्ट फूड का मतलब है 2 मिनट मुंह में, आधा घंटा पेट में, और परमानेंटली अराउंड द वेस्ट, मींस वेट बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा यंग मदर्स को कि आप बच्चों को नॉर्मल घर में खुद खाना बनाकर दीजिएगा। जो जंक फूड्स है वो मत दीजिएगा। बच्चों को खेलने दीजिएगा, सो दैट उनके मसल्स डेवलप हो। जब मसल डेवलप होते हैं तो फैट कम होगा, तो दैट विल हेल्प इन द ब्लड शुगर कंट्रोल। और ये जो सोशल मीडिया पर जो बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं वो कम इस्तेमाल करें। शुक्रिया कोतवाल सर, बहुत अच्छा ज्ञान हमें आपसे प्राप्त हो रहा है आपके ज़रिए। सो मेरा एक सवाल और है कि बहुत लोगों को ऐसा वहम होता है कि हमको मीठा नहीं खाना चाहिए डाइट में, कि हम मीठा कम करेंगे तो हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। सो शुगर के अलावा और ऐसे कौन से फूड्स है जो उनको अवॉइड करने चाहिए, और या फिर क्या ऐसा है कि सिर्फ शुगर कम करने से उनका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज कम हो जाएगा? देखिए डॉक्टर शिवानी, आपको ये समझिए शुगर क्या है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड 1 ग्राम शुगर आपको 4 कैलोरीज देगा। जब आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं, मीन ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, तो वेट बढ़ेगा। लेकिन किसी को अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई खूब खेलता कूदता है, अगर वो शुगर ले रहे हैं तो शुगर का मेटाबोलाइज होगा। लेकिन जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, ज्यादा शुगर ले रहे हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड ले रहे हैं, दैट विल एड ऑन टू देयर वेट एंड दे कैन डेवलप द
high blood High sugar. blood sugar. Right? Right. So bottom line is कि you have to be calorie conscious. Right. So you have to control both carbohydrates as well as sugars if you have Right. diabetes. And if you are working well, exercising, Yes. then you can have sugar once in a while. Once in a while, Right. yes. Okay. सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एड्स आ रही हैं, लोगों को आई डोंट नो गाइड कर रही हैं या मिस गाइड कर रही हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, कि आप हमारा ये प्लान फॉलो कीजिए, ये फूड आइटम्स खाइए तो आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं. कितना सच है इसमें? डॉक्टर शिवानी, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज. हाल में ही साइंटिफिकली कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि एज सच देयर इज अ 15% वेट लॉस. नहीं, जो भी आपका वेट है, अगर आप 15% वेट लॉस हो तो उससे ब्लड शुगर कंट्रोल इज पॉसिबल, जिसको कि हम बोलते हैं कि रिमिशन में चला गया. आप देखते होंगे कि कुछ जो लोग ओबीस हैं, एक मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं जिसको कि बोलते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी. उसमें क्या है, उसमें क्या कि स्टमक का साइज कम कर रहे हैं, कुछ ये बाईपास कर रहे हैं. बॉटम लाइन है इसकी, जो वो पेशेंट है खाना कम खा रहा है, एज ए रिजल्ट वेट कम हो रहा है. तो जब वेट कम हो रहा है, फैट टिश्यू कम हो रहा है. फैट, मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ, फैट एक इन्फ्लेमेशन है. जैसे आग लगी होती है ना किसी चीज में, फैट से आग निकलती है, वेरियस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि तहस नहस करते हैं. जब फैट कम होता है, व्हेन देयर इज अ 15% वेट लॉस, चाहे आप डाइट से करिए, एक्सरसाइज से करें, किसी भी तरीके से जब ये वेट कम होता है तो रिवर्सल इज पॉसिबल. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज, वेट जब डाइट से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि जब वेट कम होता है तो मसल मास भी कम होता है. तब वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मसल मास कम नहीं हो. और अगर हम इतना वेट लूज करते हैं तो रिवर्सल इज पॉसिबल. ओके, सो बेसिकली विद द डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस यू कैन रिवर्स डायबिटीज. बिल्कुल सही बताया आपने. बॉटम लाइन यही है कि वेट को कम करना है. राइट. बट उसमें भी सर ऐसा होगा, टाइप 2 को हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, ये टाइप 2 है, बिकॉज ये टाइप 2 की बात कर रहे हैं. तो मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डैमेज है. टाइप 1 में भी अभी बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट आ रहे हैं जहां पे कि रिवर्सल पॉसिबल होगा, लेकिन वो कभी फिर बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है. सो अभी एक चीज़ और है कि डायबिटीज़ जिनको हो गया है, जैसे हमने बात की कि उनका मैनेजमेंट हम डिपेंड करता है. टाइप 1 है तो इंसुलिन से करेंगे, टाइप 2 है तो ओरल मेडिकेशन से करेंगे. तो आजकल कुछ नए डिवाइसेस आए हैं जो मैंने सुना है कि जो शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं. तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे हम पूरा दिन अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले तो क्या था कि हम आज से 20-25 साल पहले लैब में जाकर हमको टेस्ट करने पड़ते थे. फिर ग्लूकोमीटर आया कि आप कभी भी अपना टेस्ट कर सकते थे. इनिशियली मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस में एक HbA1c टेस्ट भी, जो कि हमें 3 महीने का शुगर बताता है. आजकल कुछ नए डिवाइसेस आए हैं जिनको कि आप अपने बाजू पे लगा सकते हैं. इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. जो प्रोब्स है उधर जाते हैं, ये कीप ऑन रिकॉर्डिंग द ब्लड शुगर एवरी 5 मिनट्स. रियल टाइम में भी होता है और 14 दिन में भी ये कंट्रोल करके आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लड शुगर रहा है. और रियल टाइम में भी आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको पता चल सकता है कि ये शुगर कम हो रहा है, आप क्या कर रहे थे. जब शुगर ज्यादा हुआ, आपने क्या खाया कि शुगर बढ़ा है. तो यू गेट एन आइडिया कि शुगर का वेरिएबिलिटी कैसे हो रही है, किस पर डिपेंड कर रही है. दैट हेल्प्स पेशेंट आल्सो एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आल्सो टू एडजस्ट डोजेजेस एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट. और इनफैक्ट जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, इट हैज चेंज द थेरेप्यूटिक पैराडाइम ऑफ द डायबिटिक मैनेजमेंट. और इसमें कितनी देर तक वो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कभी ब्लड शुगर कम हो, ज्यादा हो. हमें चाहिए कि ब्लड शुगर मेंटेन रहे, नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए. सो आप उन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. बिल्कुल सही बताया आपने. और स्पेशली जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जरूरी है. एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो मैं देखती हूँ कि बहुत लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन से बहुत डर लगता है कि टाइप 2 में भी अगर वो ओरल मेडिकेशंस खा रहे हैं तो उनको लगता है कि इंजेक्शन लेना मतलब हमें तो बहुत बड़ी बीमारी है. तो आप वो मिथ बस्ट करेंगे कि क्या इंसुलिन इंजेक्शन सच में एंड स्टेज ट्रीटमेंट है या क्या है? पहले तो जो टाइप 1 है, हमने बताया कि उनके लिए तो इंसुलिन इज द लाइफ सेवर. उनको तो लेना ही है. टाइप 2 में भी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कई लोगों को जरूरत पड़ती है. जिन लोगों का HbA1c 10 से ऊपर है, ब्लड शुगर 300 से ऊपर है, उनका वजन कम हो रहा है, उनको तो इंसुलिन देना ही देना है. आप कितनी भी ड्रग्स यूज करेंगे, जो HbA1c है उसका रिडक्शन 10 से नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा. आपको इंसुलिन तो देना ही पड़ता है. और एज सच
जैसे जैसे डायबिटीज का प्रोलॉन्गेशन होता है, जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है डायबिटिक पेशेंट का, अल्टीमेटली 10 साल में 30 से 50% लोगों को इंसुलिन देना ही पड़ता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। और मैंने आपको पहले बताया कि शुगर तो हमको कंट्रोल करना है। मेडिसिन आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आई हैं, बट स्टिल कुछ लोगों को इंसुलिन देना पड़ता है। एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट्स को सपोज इनिशियली आप इंसुलिन दें कुछ दिन के लिए, 2 महीना 3 महीना। इंसुलिन देने का अभिप्राय क्या है? जैसे एक प्लेयर है, उसको मैच में खेल रहा है, उसको चोट लगती है, आप क्या करते हैं? उसको रेस्ट देते हैं, अगले मैच में वो सेंचुरी करता है। वैसे ही जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में जो पैनक्रियाज है इंजर्ड है, राइट, अगर आप इंसुलिन बाहर से देंगे, इसको हम रेस्ट दे रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद उस पेशेंट को तो कई बार मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इंसुलिन एट द टाइम इनिशियली जब डायग्नोस होता है तब भी जरूरत पड़ सकती है, और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है तब भी जरूरत पड़ सकती है। और इंसुलिन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स इजी टू टेक इंजेक्शन। आजकल तो इतने डिवाइसेस आए जो पेन है, आपको तो उसके इंजेक्शन का पता भी नहीं चलेगा। तो इंजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। फरमाया आपने। ठीक है सर। तो एक चीज और है कि आजकल कुछ स्पेशल फूड्स, बड़े सुपर फूड्स आ रहे हैं मार्केट में टू प्रिवेंट डायबिटीज और रिवर्स डायबिटीज, उनका कितना रोल है? जैसे कि फेनुग्रीक सीड्स और धनिया और कोरिएंडर सीड्स, तो इनका क्या रोल है? डॉक्टर शिवानी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो सीड्स वगैरह, पहले तो मैं बोलूंगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां सारी अच्छी हैं। जमीन के जनरल विथ जो जमीन के ऊपर चीजें हैं वो अच्छी हैं, कलरफुल चीजें। तो सीड फार्म में कई कुछ ऐसे स्टडीज हुई हैं जहां पर कि फेनुग्रीक है, बिटर गॉर्ड है, आंवला है, दालचीनी है, इनसे थोड़ा बहुत शुगर कम हो सकता है। लेकिन हम ऐसे बोले कि शुगर, ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल मात्रा में जो नेचुरल चीजें हैं उनका सेवन हम कर सकते हैं। दीज आर गुड। एंड जैसे करेला है, उससे आपको फाइबर मिलेगा, एंड फाइबर इज गुड, इट विल डिले द गैस्ट्रिक शुगर एब्जॉर्प्शन। बिसाइड्स दैट इट हैज गॉट इंसुलिन सेंसिटाइजिंग प्रॉपर्टीज आल्सो। लेकिन अगर ऐसा बोलें कि इसी से पूरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक और मिथ है लोगों में कि डायबिटीज़ हो गया तो फिर वो शुगर फ्री जो स्वीट्स हैं मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो क्या उनका सेवन करना सेफ है? क्या डायबिटिक लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीज़ों को मीठा करके, जैसे मीठे का टेस्ट अपना सेटिस्फाई करना है, वो खा सकते हैं? ये तो बहुत ही इसका प्रचलन है कि नॉन कैलोरिक स्वीटनर का यूज होता है। इवन अगर हम एडीए का गाइडलाइंस देखें, वेरियस गाइडलाइंस देखें, एज पर दम इसका सेवन हम कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका 2 कारण है। एक तो जब आप एनी नॉन कैलोरिक स्वीटनर ले रहे हैं, आपका दैट टेस्ट का ना क्रेविंग फॉर स्वीट ऑलवेज रिमेन्स। और ऐसा हो सकता है कि आप उसके जब वो आप ले रहे हैं, आपका टोटल कैलोरिक इनटेक इनफैक्ट आपको अच्छा लगता है, इट मे इंक्रीज, इनफैक्ट इट विल प्रोवाइडिंग यू मोर कैलोरीज। सो एंड वेरियस स्टडीज भी हुई हैं जहां पर की वेरियस स्वीटनर्स हैं, दे हैव बीन लिंक्ड टू वेरियस डिसऑर्डर्स लाइक एस्पार्टाम, कुछ कैंसर के साथ भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसका सेवन ना किया जाए। एक और प्रश्न इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा कि डाइट कोक का बहुत रिवाज है। यस लेट मी टेल थ्रू योर मीडियम कि डाइट कोक इज एज बैड एज नॉर्मल कोक। ओके। जो नॉर्मल कोक देखा गया है या एडिटेड ड्रिंक्स हैं, 26% इंक्रीज करती है डायबिटीज, वेयर डाइट कोक आल्सो 8 to 13% चांसेस ऑफ डायबिटीज इंक्रीज करता है। ओके। सो अगर किसी को लेना है, शुद्ध पानी का सेवन किया जाए। ठीक है सर, ठीक है। सो ओके, सो बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें, स्पेशली बच्चों को। ये जो फ्रूट जूसेस मार्केट में आते हैं, एडिटेड ड्रिंक्स आती हैं, और यंग मदर्स को आपने बोला था इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वो बच्चों में बहुत कॉमन है कि दे थिंक दे आर हैविंग हेल्दी फूड, हेल्दी चिप्स ले रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जितना नेचुरल चीजों का सेवन हो उतना अच्छा है। नॉन स्टार्ची फूड, कलरफुल वेजिटेबल्स, उनका जितना सेवन करो उतना ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सो अभी इन शॉर्ट आई विल जस्ट आस्क कि सर आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसे हमने इस बारे में बात की आज डायबिटीज़ के बारे में, सो कैसे हम ओवरऑल नटशेल में इसको प्रिवेंट करें और हमारे देश की जनता को हेल्दी बनाएं। या ओवरऑल मैं सरल भाषा में आपको ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज का अगर हमको प्रिवेंट करना है, कम खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, नॉन स्टार्ची फूड खाइए, कलरफुल चीजें खाइए जिसमें शुगर कम हो,
साल्ट कम हो, Right. वो डीप फ्राइंग अवॉइड किया Avoid किया जाए। जाए। दैट इज एज फार एज द डाइट पार्ट इज कंसर्न। Right. ईश्वर ने हमको 2 टांगे दी हैं, मैं चाहूंगा कि इन टांगों का इस्तेमाल करें, मतलब हम वॉकिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें। सो ईट लेस, वॉक मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्माइल मोर। Yeah. क्यों? हंसने से क्या होता है, आपके जो स्ट्रेस Stress हार्मोन्स हैं कम हो रहे हैं। और एक और चीज है, फोर्थ थिंग, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। राइट। उसका क्या अभिप्राय है? जब आप प्रेजेंट मीन्स एक गिफ्ट है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है प्रेजेंट मोमेंट। जब प्रेजेंट मोमेंट में आपका स्ट्रेस लेवल कम है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम है, तो इससे जितने भी डाइट्रोजेनिक इफेक्ट है वो कम होगा। सो ईट लेस, वॉक मोर, स्माइल मोर and live in the present moment. That is my message for everyone to prevent the risk of developing diabetes. थैंक यू वेरी मच। सो आज का हमारा एजेंडा था डायबिटीज़ के बारे में बात करना, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। सो मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर आपको अगर लोगों की इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो कहाँ आप मिलेंगे और कैसे दे कैन कम एंड कंसल्ट यू? डॉक्टर शिवानी, मैं तो अभी पारस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में काम करूंगा। आपको एनीबॉडी कोई हमको ऐसा आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू पारस हॉस्पिटल। सो यू कैन मीट Dr. Narendra Kotwal, Director Endocrinology at Paras Hospital, Panchkula, and you can meet him, ask your queries in person as well. Thank you sir, अपना valuable time हमें देने के लिए और लोगों को awareness पैदा करने के लिए। Thank you very much and thank you audience for listening us. We meet you next time.